नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुरे कर्मों की सजा। बेटा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बेटा। आखिर तुम्हारे अलावा कहाँ जाऊँगी बेटा। तुम्हारे पिताजी की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए तुम्हारे पिताजी अस्पताल में भर्ती है। कुछ तो रहम कर बेटा, मैं तेरे से रहम की भीख मांगती हूँ। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने तुम दोनों भाइयों की पढ़ाई में हमारे जीवन भर की सारी जमा पूंजी खर्च कर दी है बेटा। अब उनके इलाज के लिए पैसे लग रहे हैं, तो मैं कहाँ मांगने जाऊँ बेटा। और तुम्हारे पिताजी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे वो भी तुम दोनों भाइयों ने बांट लिया, हमने तो नहीं लिए थे ना। तो अब मैं कहाँ हाथ फैलाऊँ बेटा, कुछ तो दया करो। कमला जी अपने छोटे बेटे मोहन के सामने गिड़गिड़ा रही थी कि उतने में ही उनकी छोटी बहू आंचल बन ठन कर तैयार होकर अरोजी हिल पहने कट की आवाज़ करके पर्स लटकाए अपने पति मोहन से बोली, चलिए जी, मुझे शॉपिंग करने में देरी हो रही जाएगी और आपको ऑफिस भी तो जाना है ना। कहते हुए दोनों बेटे बहू कार में बैठकर कमला जी के सामने से ही जाने के लिए तैयार थे। तभी कमला जी ने बहू से हाथ जोड़कर मिन्नत करते हुए कहा, बहू कम से कम मुझे अस्पताल तक ही कार में बैठा कर पहुँचा दो। इधर उधर दौड़ भाग करके मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में अब ऐसा लगता है जैसे जान ही नहीं रह गई है। तभी आंचल ने करवा से मुँह बनाते हुए फीकी मुस्कान के साथ अपनी सास के हाथों को झटकते हुए कहा, चल हट बुढ़िया, तेरी औकात नहीं है ऐसी चमचमाती हुई कार में बैठने की। और कार का दरवाज़ा खोला और उस पर बैठकर मोहन से कहा, चलो मोहन, हमें देर हो रही है। इस बुढ़िया का क्या है, इसका तो रोज़ का ही ड्रामा है। अभी थोड़ी देर में हमारा बेटा प्रिंस भी स्कूल से आ जाएगा, फिर तो मुझे कहीं निकलने को नहीं बनता। मोहन ने भी हाँ में सिर हिलाया और दोनों पति पत्नी कार में बैठकर कमला जी के सामने से चले गए। कमला जी ठगी से उन्हें तब तक देखती रही जब तक कि उसके कारण उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अब कमला जी थक हार कर धीरे धीरे आंसू बहाते हुए अस्पताल के लिए निकली कि कुछ ही दूरी पर जाने पर एक रिक्शे वाला मिल गया। रिक्शे वाले ने अपना रिक्शा रोक दिया और कहा, अम्मा जी कहाँ जाना है, आइए रिक्शे में बैठ के। तभी कमला जी ने बिना रिक्शे वाले को देखे ना में ही सिर हिला दिया और थोड़ी तेज तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। तभी रिक्शे वाले ने कहा, अरे कमला चाची, आपने मुझे पहचाना नहीं किया। मैं गोपाल, आपका पड़ोसी जो बचपन में गाँव में आपके हाथ से ही खाना खाने की जिद करता था और आप मुझे कितनी प्यार से खाना खिलाया करती थी। भूल गई क्या आप मुझे? कमला जी ने अपने दिमाग में जोर डाला तो उन्हें याद आया कि अरे हाँ बेटा गोपाल, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ, तू कैसा है रे। जब से हम लोग गांव से शहर आए हैं, गांव के किसी भी लोग से मुलाकात नहीं हुई बेटा, और बुढ़ापे के कारण तो आजकल याददाश्त भी कमज़ोर होती जा रही है। गोपाल ने कमला जी को अपने हाथों का सहारा दिया और रिक्शे में बैठाने लगा तो कमला जी मना करने लगी क्योंकि उनके पास तो रिक्शे का भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन जो गोपाल ने जिद करके अपने रिक्शे में बैठा ही लिया तो वो बैठ गई। गोपाल बोला, चाची आपको जाना कहाँ है? तभी कमला जी ने आंखों में आंसू लिए सोखते हुए कहा, बेटा सरकारी अस्पताल की ओर ले चल, तेरे चाचा वहाँ भर्ती है बेटा, उनकी हालत गंभीर है। इतना कहते वो वहीं बैठे बैठे फूट फूट के रोने लगी। गोपाल रिक्शा को तेज से चलाता रहा और जितनी जल्दी हो सके वो कमला जी को अस्पताल लेकर जाना चाहता था और कमला जी की ऐसी हालत के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहता था, इसलिए वो कमला जी को सांत्वना देता रहा और रिक्शा चलाता रहा। जैसे वो दोनों अस्पताल में पहुँचे, सबसे पहले गोपाल ने कमला जी का रिक्शा से उतारा और उन्हें अपने हाथों का सहारा देकर उनके पति के पास ले गया। कमला जी का लड़का वो मुरझाया सा चेहरा देखकर कमला जी के पति किशोर बाबू समझ गए कि कमला जी को किसी भी तरह की सहायता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने कमला जी को हिम्मत बढ़ाया कि वो जल्दी ही ठीक हो कर घर चलेंगे। लेकिन उनके साथ जो लड़का खड़ा था उसे वो पहचान नहीं पाए। तभी गोपाल ने उनके चरण स्पर्श किया और अपने बारे में अपने बचपन की बातें याद करवाया। तब किशोर बाबू ने भी बड़ी मुश्किल से उसे पहचाना। गोपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो उनकी हर संभव सहायता करेगा। गोपाल की बातें सुनकर किशोर बाबू खुश हो गए और वो शांत मुद्रा में एक तक
अस्पताल के छत को निहारने लगे। तभी गोपाल ने कमला जी को एक तरफ ले जाकर पूछा कि चाची, ऐसी क्या बात है जो आप तो इतने परेशान रह रहे हो, जबकि आप तो छोटे भैया मोहन के पास रहते हो ना। जहाँ तक मैंने सुना है उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, फिर आप लोग इतने परेशान क्यों रह रहे हो। गोपाल की ऐसी हमदर्दी भरी बातें सुनकर कमला जी फूट फूट के रोने लगी और उन्होंने वो सारी बातें गोपाल को बता दिया, जैसे व्यवहार उनकी छोटी बेटी बहू ने उनके साथ किया था। गोपाल कमला जी को चुप कराते हुए बोला, तो चाची आप बड़े भैया के पास क्यों नहीं चली जाती मदद मांगने। तब कमला जी ने कहा, नहीं बेटा, मैं सुख के दिनों में छोटी बेटी बहू के पास रही और दुख के दिन आते ही बड़ी बेटी बहू को परेशान कैसे कर सकती हूँ, इसलिए उन्हें तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगता। गोपाल और कमला जी की सारी बातें किशोर बाबू ने भी सुन लिया। बहू बेटी का ऐसा दुर्व्यवहार अपनी पत्नी के साथ होता हुआ वो सहन नहीं कर पाए और उसी समय उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अस्पताल के डॉक्टर्स, नर्स और अन्य कर्मचारी भी उनकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए और उसी समय किशोर बाबू कमला जी को इस भरी दुनिया में अकेले छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। कमला जी का तो अब रो रो कर बुरा हाल हो गया था, लेकिन बेचारी क्या करते। फिर भी स्वर्गों की तरह फिर से अपनी छोटी बेटी मोहन को फ़ोन किया और अपने पिता के पार्थिव शरीर को उसी घर में ले गई। बड़े बेटे बहू को भी संदेश दे दिया गया। वो भी रोते बिलखते आए और अपने पिता के तेरहवीं तक रुके। दोनों चले गए। गोपाल भी अपने घर को चला गया। अब तो कमला जी का एक एक दिन एक एक बरस की तरह बीत रहा था। जिस कमरे में वो दोनों पति पत्नी रहते थे वो कमरा घर के पीछे था। अब वो कमरा उन्हें काटने को दौड़ता था। वहाँ 24 घंटे सन्नाटा पसरा रहता था। इसलिए उन्होंने एक दिन अपनी बेटी मोहन से कहा, बेटा मोहन, मुझे अब घर के पीछे वाले कमरे में नींद नहीं आती है। आगे वाला कमरा भी तो खाली है। मेरा सामान इस कमरे में रखवा दो बेटा, ताकि मैं आराम से रह सकूं। पिछले 2 महीने से मैं ठीक से सो नहीं पाई हूँ। रात भर बुरे बुरे ख्याल आते हैं, हल्की से आहट होती है तो लगता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो। मोहन बोला, माँ, क्या आप कोई छोटी बच्ची हो और इसी कमरे में तो आप आज तक रह रही थी, फिर अब आपको क्या दिक्कत हो रही है। आपको पता है ना, कोई मेहमान आता है या फिर आपके पोते प्रिंस का खेलने का मन करता है तो वो इस कमरे में ही खेलता है, फिर वो कमरा हम आपको कैसे दे सकते हैं। कमला जी बोली, बेटा पहले की बात अलग थी। पहले तुम्हारे बाबूजी थे, पर अचानक से वो हमें छोड़कर चले गए हैं। अब मैं वहाँ सो नहीं पाती हूँ और अगर मैं आगे वाले कमरे में रहती हूँ तो क्या परेशानी है। प्रिंस को जब भी जी चाहे कमरे में खेल सकते हैं और हाँ, अगर कोई मेहमान आ जाए तो मैं वापस उसी कमरे में चली जाऊँगी। मेहमान तो 2-4 दिन के लिए ही आते हैं। तभी कमला जी की छोटी बहू आँचल आई और बोली, अच्छा बुढ़िया, अब इस घर में कौन कहाँ रहेगा, अब आप तय करेंगे। भूलिए मत, यह घर मेरा है। आपने और बाबूजी ने तो इससे बड़ा घर खरीदने में जेठ जी की मदद की थी, फिर क्यों नहीं गई आप उनके साथ रहने के लिए। बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद हम आपको यहाँ ले आए थे कि आपकी सेवा करेंगे तो आप हमारे लिए ज़्यादा सोचेंगे, पर नहीं, आपने हमसे ज़्यादा जेठ जी की मदद की है। और वो भी देखो कैसे क्रियाकर्म में आए, मिले जुले। यह नहीं हुआ कि अपनी माँ को यहाँ से ले जाए, छोड़कर चले गए हमारे सर पे बोझ। कमला जी बोली, बहू, कार्तिक और मनीषा बहू मुझे बार बार अपने साथ चलने के लिए कह रहे थे, पर मैं ही उनके साथ नहीं गई कि अगर मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी तो लोग क्या कहेंगे कि छोटे बेटे के पास इतने दिनों तक रही और पिता के गुजरते ही सुख सुविधाओं के लिए अपने बड़े बेटे के पास चली गई। लोग तुम्हारे बारे में ही बातें बनाते, मैं तो तुम लोगों का सोच कर यहाँ रुक गई और तुम लोग मुझ पे ही उंगली उठा रही हो। और बहू, तुम्हारे ससुर जी ने रिटायरमेंट के पैसों को दोनों बेटों में बराबर ही बांटा था। अगर यकीन न हो तो मोहन से पूछ लो। मनीषा बहू तो पैसे को बड़ी हिफाजत से खर्च करती है, इसलिए तो उसके पास पैसे थे। तुम दोनों ने शहर में घर लिया, उन्होंने शहर से हटकर मकान बनवा लिया। आंचल बोली, जब सोचना चाहिए था हमारे लिए, तब तो आपने सोचा नहीं। अब सोचने से क्या होगा, बेहतर होगा गांव की ज़मीन और घर बेचकर आप हमारा हिस्सा दे दीजिए।
क्योंकि अब मुझे आपसे कोई भी उम्मीद नहीं है। और सुनिए, अगर आपने बड़े बेटे बहू से बात हो तो उन्हें कहना कि आपको यहाँ से ले जाएंगे और रखें अपने साथ, फिर तो आपको डर नहीं लगेगा। चलो जी, आप नाश्ता कर लो और दफ्तर जाओ। उनका तो रोज का यही ड्रामा है। बेचारे कमला जी अभी 2 महीने पहले उनके पति किशोर बाबू को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई थी। बड़ा बेटा कार्तिक प्राइवेट नौकरी करता था और बहू बच्चों को घर पे ट्यूशन पढ़ाकर पति की मदद करती थी। उन लोगों ने कुछ पैसे जोड़ के रखे थे, फिर पिताजी रिटायरमेंट के बाद मिली मदद से घर बनवाया। कार्तिक और उसकी पत्नी ने शुरू से पैसे का सहेज और मोहन शुरू से ही मौज मस्ती से जीता था। जब उसे पैसे कम पड़ते तो उसका दोषी भी वो अपने माता पिता को ठहराने लगा। समय बीतता गया। कमला जी सोचती थी कि कैसे अपने बड़े बेटे बहू को अपने मन की बात कहूँ, वो भी क्या सोचेंगे। तभी कार्तिक का फ़ोन आया। माँ, कैसी हो आप? वहाँ जाकर आप तो हमें भूल ही गई। अब तो बहुत दिन हो गए, कुछ दिन तो हमारे पास आकर रह लो। जानता हूँ बाबूजी के साथ आखिरी वक्त में आप वहीं थी तो वहाँ बहुत सारी यादें होंगी, पर माँ, हमें भी तो मौका दो कि हम आपके साथ कुछ वक्त बिता सकें। कमला जी का दिल भर आया। वो मन ही मन सोचने लगी कि बेटे ने मेरी मन की बात कह दी। वो बोली, मेरा कार्तिक, मैं तुम दोनों भाइयों को बराबर प्यार करती हूँ, पर अब समय नहीं कट रहा। रात में न जाने क्यों लगता है जैसे कोई आवाज़ लगा रहा हो। कमला जी की आवाज़ में बहुत डर था। फ़ोन स्पीकर पे था तो मनीषा ने यह बातें मनीषा फ़ोन लेकर बोली, मम्मी जी, लगता है आप बहुत थक गई हैं और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या बात है, आपको रात में नींद नहीं आती है क्या? मनीषा की आवाज़ सुनते कमला जी फूट फूट के रोने लगी, मानो किसी ने बड़ी स्नेह से उन्हें पूछा हो। कार्तिक बोला, माँ, आप घबराइए नहीं, मैं मोहन से बात करता हूँ और जल्दी आपको लेने के लिए आता हूँ। फिर मनीषा ने कमला जी से हिम्मत बढ़ाई, तब जाकर कमला जी को शांत हुई। अगले दिन रविवार तक कार्तिक ने मोहन को फ़ोन किया। मोहन, क्या बात है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? कल उनसे बात हुई थी तो उनकी आवाज़ में दर्द महसूस हो रहा था। मोहन बोला, भैया, इतना करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुछ दिन के लिए माँ को क्यों नहीं ले जाते? मोहन की बातों में विरोध आवाज़ था, लेकिन कार्तिक बहुत समझदार था, इसलिए उस समय कुछ भी बोलना ठीक नहीं समझा। बस इतना ही बोला, मैं दोपहर तक माँ को लेने आता हूँ, और फ़ोन रख दिया। उधर कार्तिक ने फ़ोन रखा और इधर मोहन ने कमला जी पर शब्दों का प्रहार करना शुरू कर दिया। क्यों माँ, यहाँ ऐसी क्या कमी हो गई है जो भैया से मेरी शिकायत करने लगी? लगता है अब आपके बहुत पर निकल आए हैं। आ रहा है आपका लाडला बेटा, चले जाना उसके साथ और जितना जी चाहे शिकायत कर लेना। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा मेरे घर की तरफ आँख उठाकर भी मत देखना। अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुझे किसी का डर नहीं है। अब बाबूजी तो रहे नहीं जो मेरी क्लास लेते। और हाँ, अपना सारा सामान लेकर चले जाना, ताकि दोबारा तुम्हें यहाँ आने का बहाना नहीं मिलना चाहिए। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चला गया। आंचल अपने कमरे में बैठी मोहन की बातें सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो, अच्छा ही है, यह मनोज बुढ़िया यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी तो मुझे अपनी मर्जी से घूमने फिरने शॉपिंग करने को मिलेगा। लेकिन अपने बेटे की ऐसी जली-कुटी बातें सुनकर कमला जी की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी 4 घंटे के इंतजार के बाद बड़ा बेटा कार्तिक मोहन के घर पहुंचा। कमला जी ने अपने बड़े बेटे को देखा तो उनकी जान में जान आई। उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगा। तभी मोहन भी वापस घर आ गया और माँ को रोता देख बोला, माँ, अब तो जा रही हो ना अपने लाडले के घर, फिर से रोना धोना क्यों? आप तो ऐसा चलता रही हो जैसे हम आपकी देखभाल भी नहीं करते थे। कार्तिक ने प्यार से पूछा, आखिर तुम इतना नाराज़ क्यों हो रही हो? और यह क्या माँ से बात करने का क्या तरीका है? तुम भूल रहे हो कि वो हमारी माँ है। अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम हमेशा की तरह दुखी हो। तभी आंचल चाय लेकर आई और बोली, भैया, जब जिसको कमी होगी वही तो तकलीफ में होगा ना। माँ जी कहती है कि बाबूजी ने रिटायरमेंट के सारा पैसा बराबर बराबर बांटा। अगर ऐसा होता तो आपने तो सब कुछ बनवा लिया, पर हमारे पास तो कुछ नहीं है।
कार्तिक बोला, आंचल बूंद बूंद से घड़ा भरता है। हम किस परिस्थिति में पहले रहते थे, क्या तुम्हें मालूम नहीं? मोहन बोला, छोड़िए उन बातों को। वो गांव की जमीन और घर का क्या करना है, बेचकर उसको भी आधा आधा कर लेते हैं। कार्तिक बोला, अभी मैं माँ को लेने आया हूँ, इस विषय में फिर बात करेंगे। वैसे भी इनका फैसला माँ करेगी, मैं नहीं। अगर गांव से अभी सब कुछ बेच देंगे तो गांव वाले क्या सोचेंगे? तभी कमला जी वहाँ आई और बोली, बेटा मैंने सारा सामान बांध लिया है। आंचल बोली, वाह मम्मी जी, आपको तो जाने की बड़ी जल्दी है, जैसे हम आपको यहाँ खाने पीने को भी नहीं देते हैं। कमला जी बोली, वो बात नहीं है बहू, जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, फिर कार्तिक को गाड़ी चलाने में भी तो दिक्कत होगी। कार्तिक बोला, देख रही हो मोहन, आज आंचल हमारे लिए कितना सोचते हैं। चलो हम चलते हैं। वहाँ से आने के बाद कमला जी को कम से कम बेटी बहू के जली खुली शब्दों का सामना तो नहीं करना पड़ता था, पर मोहन बार बार फ़ोन करके गांव की संपत्ति बेचने की बात करता था। एक दिन कमला जी ने उसी गुस्से में कह दिया, क्यों बांटना था, तुम्हारे बाबूजी ने बांट चुके हैं। अब जो भी गांव की संपत्ति है वो मैं अपने पोते पोतियों को बांट दूँगी, वरना वो भी क्या कहेंगे कि दादी हमें कुछ देकर नहीं गई। और आंचल कमला जी से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने उनसे मिलना तो दूर फोन पर बात करना तक छोड़ दिया। जब एक बार कार्तिक ने बहुत विनती करके उन्हें बुलाया तो घर पर जाकर उन लोगों ने बहुत हंगामा किया। कमला जी के स्वर का बांध उसी दिन टूट पड़ा और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया, गांव की संपत्ति अब मैं अपने बुढ़ापे के लिए रखना चाहती हूँ। जो बेटा मेरी सेवा करेगा मैं उसी को दूंगी। कमला जी के मुँह से इतना सुना था कि आंचल के शब्दों में जैसे मिश्री खुल गई हो। वो बोली, अच्छा तो चलिए हमारे साथ। तभी कमला जी को वो सारी बातें याद आ गई जो व्यवहार आंचल और मोहन ने उनके साथ किए थे। कमला जी को वो बात भी याद आई जब आंचल ने अपनी एक सहेली से कमला जी के सामने यह कहा कि यह तो हमारे गांव की गरीब महिला है जो काम के बदले हमारे घर में रहती है और 2 वक्त का खाना खाती है। उन्होंने आंचल से कहा, बहू तुम दोनों ने तो मुझे अपने घर में कभी नहीं आने का हिदायत दिया था ना, फिर बातें कैसे पलट गई? तभी आंचल ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी हम तो आपके बच्चे ही, गलती तो बच्चों से ही हो जाती है, लेकिन माँ बाप का काम है गलतियों को क्षमा करना। लेकिन जब कमला जी अपनी बेटी बहू की बातों में नहीं आए तो उन दोनों ने वहाँ खूब हंगामा किया और कमला जी को मनोज कहते हुए कहा, जहाँ भी रहे कि उसका कभी भला नहीं हो सकता। अच्छा ही है इनसे हमारा पीछा छूटा, वरना पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने को मिलते। और भी बहुत कुछ भला बुरा कहकर वो दोनों वहाँ से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ के चले गए। अब तो आंचल को समझ में आ गया था कि माँ जी वापस नहीं आने वाली है, इसलिए वो रोज ही किटी पार्टी में जाते, नए नए फैशन करती। वही मोहन भी बिना किसी के डर के पैसे खर्च करके अपने महंगे महंगे शौक को पूरा करने लगा था। एक दिन ऐसा है कि वो दोनों कंगाल हो गए, कर्ज से इतने लद गए कि उनके घर में बाहर जाना दुर्बल हो गया। और कर्जदार जब घर तक आकर जान से मार देने की धमकी देने लगे तो उन्होंने अपना मकान भी बेच दिया, लेकिन सभी का कर्ज पूरा न कर दे पाए। अब तो मोहन और आंचल सड़क पे आ गए। कई दिनों तक भूखे प्यासे इधर उधर भटकते रहे, लेकिन अपने बड़े भाई और माँ के पास जाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अंत में वही गोपाल रिक्शा वाला उन्हें मिल गया और उन दोनों को अपने घर ले गया। अब दोनों गोपाल के साथ रिक्शे में बैठकर दिहाड़ी मजदूरी करने जाते और अपने बेटे का पेट भरते। वहीं दूसरी ओर कमला जी की बड़ी बेटी कार्तिक और बहू मनीषा ने कमला जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक दिन सुबह कमला जी चुपचाप बैठी थी, तभी मनीषा आई और बोली, माँ जी आप ऐसे क्यों बैठी हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कमला जी बोली, नहीं बहू सब ठीक है, यूँ ही नींद आ रही थी। मनीषा परेशान हुई कि माँ जी को क्या हो गया। वो अपने पति से बोली, सुनिए जी। कार्तिक बोला, क्या हुआ मनीषा, थोड़ी देर तो सोने दो, आज तो रविवार है, आज तो इतनी जल्दी मत सकाओ। मनीषा बोली, आप यहाँ बेफिक्र होकर सो रहे हैं वहाँ मम्मी जी। माँ की बात सुनते कार्तिक उठ कर बैठ गया और बोला, माँ को क्या हुआ माँ को बताओ। तो मनीषा बोली, कार्तिक मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ, वरना तो ठीक से खाती है और ना ही ठीक से सो पाती है।
अभी वो बालकनी में गुमसुम से बैठी है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। बाबूजी के अचानक चले जाने के बाद न जाने वहाँ उनके साथ क्या हुआ होगा जो वो हमेशा गुमसुम से बैठी रहती है। कार्तिक बोला, मनीषा, पापा के अचानक चले जाने का हम सब के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। पापा एक छाया की तरह थे जो अब तक हमें अपने अनुभव के कारण जीवन की धूप गर्मी से बचाते थे। अब वो छाया नहीं रही। यह कहकर कार्तिक को उदास हो गया। मनीषा बोले, कार्तिक दूर चला गया, उसे तो हम वापस नहीं ला सकते, मगर जो है उसे भी तो नहीं खो सकते हैं ना। मम्मी जी का यूँ अकेले रहना, नींद न लेना और अच्छे से खाना नहीं खाना उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप सोचिए, अभी वो चल फिर सकती है, कल को अगर बिस्तर पे पड़ गई तो उन्हें तो कष्ट होगा ही, हमें भी दिक्कत हो जाएगी, तो हमें अभी उनका ख्याल रखना होगा। कार्तिक बोला, तुम ठीक कहती हो मनीषा, मैं आज ही बल्कि अभी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। ऐसा करो, जल्दी से डॉक्टर का नंबर लगा दो। मनीषा मुस्कुरा कर बोली, कार्तिक, उनका इलाज डॉक्टर के पास नहीं बल्कि हमारे पास है। कार्तिक बोला, क्या मतलब हमारे पास? उनका इलाज कैसे है? मनीषा बोली, जब बचपन में आप डर जाते थे और अकेलेपन में घबरा जाते थे तो आप क्या करते थे? कार्तिक हंसकर बोला, अरे मत पूछो, गलती से अगर हवा चलती थी और खिड़की की आवाज़ आती थी तो मैं डर के माँ के पास भाग जाता था और माँ जैसे मेरे सर पे हाथ रखती थी शायद डर भाग जाता था। पर यह सब अच्छा अब समझा। मनीषा बोली, हाँ, अब से माँ के साथ आप उनके कमरे में रहिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए। दिन में तो मैं उनके पास रहती हूँ और गुड़िया भी उनसे काफ़ी बात करती है, तो आप ऑफिस से आने के बाद थोड़ा वक्त में उनके साथ बिताए। मैं तो कहती हूँ छुट्टी के दिन आप उनके साथ सोया कीजिए, अपने बचपन की बातें नादानियों से उनके साथ बीती घटनाओं का उनका स्मरण करवाइए, देखिए उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। कार्तिक ने मनीषा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, मनीषा, तुम कितनी अच्छी हो, सब बातों को कितनी अच्छी तरीके से समझती हो। आज रविवार है, आज रात तो मैं माँ के पास ही सोऊंगा। मनीषा बोली, यही अच्छा होगा। फिर पूरा दिन कार्तिक और मनीषा ने किसी न किसी बहाने से कमला जी को व्यस्त करके रखा। रात में खाना खाकर जब सब अपनी अपनी कमरे में सोने चले गए तब कार्तिक पानी की बोतल लेकर कमला जी के कमरे में आ गया। कौन है? कौन है? कार्तिक ने छोटी सी बत्ती जलाते हुए कहा, माँ, मैं हूँ कार्तिक। कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा, काफ़ी रात हो गई है, तुम सोए नहीं, कुछ काम था क्या? इतना कहते हुए कमला जी जैसे उठने लगे, कार्तिक ने धीरे से माँ को वापस लिटाते हुए कहा, अरे माँ, आज मैं आपके पास सोऊंगा। यही कमला जी बोली, तू यहाँ सोएगा, मगर क्यों? और बहू और गुड़िया, बेटा, तुम्हें उनके पास सोना चाहिए। कार्तिक कमला जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, नहीं माँ, कहा था ना मैं आपके पास सोऊंगा। कमला जी हंसकर बोले, तुम बहुत जिद्दी हो, लगता है तुम कार्तिक बहू के साथ झगड़ा करके आए हो। देखो कार्तिक, बहू बहुत अच्छी है, उनके साथ झगड़ा मत किया करो। अब जाओ अपने कमरे में सोने के लिए और जाकर उसे मना लो, वो मान जाएगी। कार्तिक बोला, जानता हूँ आपकी बहू बहुत अच्छी है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने उसके साथ झगड़ा किया है। माँ, याद है आपको बचपन में जब मैं डर जाता था या कभी भूत वाली पिक्चर देखकर आता था तो आपके पास आकर सो जाता था? कमला जी हंसकर बोले, हाँ याद है, पर मेरे बुड्ढू बेटे, तुम यह क्यों भूल रहे हो? तुम उस वक्त बच्चे थे, कमज़ोर थे, तुम्हें डर लगता था और घबराते थे, इसलिए तुम उससे लिपट कर सो जाती थी, पर अब तुम बड़े हो गई हो। कार्तिक माँ के हाथों को अपनी गालों के नीचे रखकर बोला, माँ, जैसे हम बच्चे बचपन में कमज़ोर, घबरा कर, डर कर अपने से बड़ों या पापा के साथ में बेखौफ होकर सो जाते थे, वैसे ही बड़े बुजुर्ग भी तो अकेले में कभी कभी घबराहट महसूस कर सकते हैं ना, तो क्या वो अपने बच्चों का सहारा नहीं ले सकते? माँ, मुझे पता है आप पापा के अचानक चले जाने से अकेलापन महसूस करने लगे थे, इसलिए आपको वहाँ भी नींद नहीं आती थी और अभी मोहन के व्यवहार के कारण आपका मन दुखी है, पर यह सब जीवन में चलता रहता है। आप ही तो कहते थे कि जीवन की कठिनाइयों का डरकर सामना करने से वो भूत की तरह भाग जाती है। कार्तिक की बातों पर कमला जी हंसने लगे। कार्तिक बोला, माँ, आप अकेले नहीं हैं, जैसे पहले आपका आंचल
मेरे लिए सहारा थे, वैसे ही आपका मजबूत कांधा आपके पास है। आपका यह बेटा हमेशा आपके पास रहेगा। माँ कहकर कार्तिक फिर से अपनी माँ से बचपन की तरह लिपट गया। दरवाजे के बाहर खड़ी मनीषा ने जब यह बात सुना तो उसके भी आंखें भर आई। माँ बेटे के प्रेम में वो खलल नहीं देना चाहती थी, तो चुपचाप अपने बेटे के पास जाकर सो गई। फिर माँ बेटे दोनों की आंखें भीगी हुई थी। बेटा माँ की आंखों को सहला रहा था और माँ बेटे के गालों को, और कुछ देर बात करते करते बेखौफ होकर कमला जी सचमुच बड़ी अच्छी नींद में सो गई। वक्त बीतने लगा। वक्त के साथ साथ कमला जी अब कार्तिक के घर में पूरी अधिकार के साथ रहने लगे। तभी एक दिन कार्तिक ने माँ से कहा, माँ आपके आशीर्वाद से हमारे पास सब कुछ है। मेरी इच्छा है कि क्यों न एक कार ले ली जाए। तभी कमला जी की आंखों के सामने वो दृश्य तैर गया जब आंचल ने कमला जी को चमचमाती कार में बैठने की औकात नहीं कहा था। वो बात याद आते ही कमला जी की आंखों में आंसू आ गए। जब कार्तिक और मनीषा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने वो सारी घटना के बारे में बताया कि किस तरह से आंचल ने उन्हें बेइज्जत किया था। अब तो कार्तिक ने ठान लिया था कि वो माँ को चमचमाती कार में बिठा कर ही रहेगा। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ही कार्तिक ने नई चमचमाती कार घर पर ले आया और उसकी पूजा के लिए अपनी माँ, पत्नी और बेटी के साथ लेकर शहर के सबसे बड़े मंदिर में ले गया। कमला जी जैसे ही कार से उतरी, उनकी नज़र मंदिर के बाजू में चल रहे काम करने वाले मजदूरों पे पड़ी। उन्होंने देखा जो औरत ईंट गाड़े का काम कर रही थी वो आंचल की तरह दिखाई दे रही थी, लेकिन उन्हें अपनी आंखों के ऊपर विश्वास नहीं हुआ। तभी उन्होंने मनीषा जी से कहा, मनीषा बहू क्या वो काम करने वाली औरत आंचल है? मनीषा ने उसे देखा तो वो दंग रह गई। तभी थोड़ी देर में मोहन भी फटे पुराने कपड़े पहने सीमेंट और ईंटों के डस्ट से इतना गंदा दिख रहा था कि पहचान नहीं आ रहा था। तभी गोपाल ने दूर से आवाज़ लगाई, कमला चाची कैसी हो? कमला जी का नाम सुनते ही मोहन और आंचल की नज़र जब कमला जी और उनके बड़े बेटे बहू पे पड़ी तो वो शर्म के कारण इधर उधर मुँह छुपाने लगे। तभी कमला जी ने मंदिर में जाकर पंडित जी से पूजा करवाया और मंदिर के लोग और वहाँ बाजू में काम कर रहे सभी मजदूरों को भी मिठाई और प्रसाद बंटवाया। जब मोहन और आंचल दोनों की लाइन में खड़े होकर प्रसाद और मिठाई ले रहे थे तब उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। कमली जी का मन उन्हें देखकर पहले तो ममता से भर गया, लेकिन उनकी करतूतें याद आते ही वो निष्ठुर की तरह सभी को प्रसाद बंटवाए और चमचमाती कार में जाकर बैठने लगे। तभी उनके छोटे बेटे बहू उनके कदमों में जाकर गिर गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। तो भी गोपाल भी वहाँ आ गया और कमला जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, चाची आप तो माँ हैं और माँ का हृदय विशाल होता है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि इन पापियों को माफ़ कर दीजिए और गांव का ज़मीन जायदाद जो इनके हिस्से का है इन्हें दे दीजिए, वरना आप में और इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तभी कमला जी ने उन्हें कार्तिक के घर आने के लिए कहा और वो कार्तिक और उसके परिवार के साथ चमचमाती कार में चली गई। वहीं मोहन और आंचल गोपाल के रिक्शे में बैठकर कार्तिक के घर पहुँचे। तभी कमला जी ने आंचल को याद दिलाया, वो याद है वो दिन जिस दिन मेरे पति के इलाज के लिए पैसे की भीख मांग रही थी और अस्पताल तक कार से पहुंचाने के लिए मिन्नतें की थी, लेकिन तुमने मुझे अपनी चमचमाती कार में नहीं बैठाया और पैसों के लिए मेरी बेइज्जती की थी। लेकिन मैं माँ हूँ और ऐसा कभी नहीं करूँगी। जाओ तुम तो गांव के घर में रहो और अपने अपने हिस्से की खेती करो। कार्तिक ने अपने हिस्से की ज़मीन में एक अच्छा सा अस्पताल खुलवाया था। जिस प्रकार उन्होंने अपने पिता को इलाज के बिना खो दिया था, वैसे दूसरे लोग अपने परिवारजन को न खो सके। मोहन और आंचल पर सांप की अग्नि में जलते रहे। वह कार्तिक माँ की छत्र छाया में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, माता पिता के दिल के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। अगर वो मिल गया तो समझो आपको सारे जहाँ की दौलत मिल गई, लेकिन अगर माँ बाप का दिल रोता है तो उसकी संतान कभी सुखी नहीं रह सकती। इसलिए माँ बाप की इज्जत क्या करें, उनका सम्मान हर हाल में होना ही चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।